हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उन सभी के इन्वर्स फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, उनके डोमेन और रेंज के बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको जो साइन फंक्शन है उसके इन्वर्स फंक्शन के बारे में डिटेल में बताया था। आज हम जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है उन सभी फंक्शंस को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। उन सभी की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, डोमेन और रेंज के बारे में हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ कुछ जो क्वेश्चंस है वो भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं जो आपने पहले पढ़ लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। इसका जो ग्राफ है इस तरह का था, साइन वेव, और इसकी जो डोमेन और कोडोमेन को हमने इस तरह से रीडिफाइन किया था ताकि ये जो फंक्शन है ये 1 1 1 2 हो जाए, और ये 1 1 1 2 होने से ये इन्वर्टिबल हो जाता है। और ये 1 1 1 2 क्यों था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ देखिए, ये जो इसका जो इंटरवल लिया है यहाँ डोमेन का -π/2 से π/2 लिया है, तो ये -π/2 से π/2 के बीच में हम देखें तो इस पूरे पोर्शन में यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो इंटरवल है, इस पूरे इंटरवल में आप देखें कि जो साइन की जो वैल्यू है वो ये इंक्रीज होती जा रही है, तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए ये 1 1 हुआ। दूसरा, इसकी जो रेंज है, इस फंक्शन की रेंज -1 से 1 है, और यहाँ जो कोडोमेन है वो भी -1 से 1 है, तो यहाँ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होने से ये फंक्शन ऑन टू भी है और ये फंक्शन यहाँ 1 1 भी है, तो 1 1 ऑन टू होने से ये फंक्शन इन्वर्टिबल है और इसके इन्वर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। जब हम इसका इन्वर्स लिखेंगे तो यहाँ जो डोमेन और कोडोमेन है उनको हम रिवर्स कर देंगे। यहाँ जो -1 to 1 कोडोमेन थी उसको डोमेन, और यहाँ जो डोमेन था ये वाला पार्ट उसको कोडोमेन बना लेते हैं। तो इस तरह से जो है हम साइन इन्वर्स फंक्शन को डिफाइन करते हैं। और यहाँ पर हम जो ये जो इंटरवल ले रहे हैं -π/2 से π/2, ये इंटरवल डिफरेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमने इसको केवल -π/2 से π/2 वाला ही लिया है। तो ऐसा लेने के बाद ये जो फंक्शन है ये इस फंक्शन की ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाती है, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में जाना था। और ये जो इन्वर्स फंक्शन है ये भी इन्वर्टिबल फंक्शन होता है। इसी तरह से हम जो डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है उनके लिए भी हम इसी तरह से जो है इन्वर्स फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो लेते हैं नेक्स्ट cos x। cos x का ग्राफ इस तरह का होता है, ये करीब sin x जैसा ही है, लेकिन यहाँ cos 0 पर 1 होता है, cos π/2 0 और cos π पर -1 होता है। और ये हम देखते हैं कि 0 से लेकर पाई तक का जो इंटरवल है, 0 से लेकर पाई तक, यहाँ से शुरू करें और हम यहाँ तक लेते हैं, तो यहाँ तक का जो इंटरवल है उसको देखिए, यहाँ ये वैल्यू डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो अब की बार जो हम इंटरवल लेंगे डोमेन के लिए वो 0 से पाई तक लेंगे ताकि ये 1 1 फंक्शन हो जाए। और जो रेंज है वो -1 से 1 लेंगे, ताकि जो रेंज अगर -1 से 1 लेने पर ये फंक्शन 1 1 1 2 हो जाएगा। तो जो कोसाइन फंक्शन है इसके लिए जो डोमेन है वो 0 से पाई लेंगे, और जो रेंज है वो -1 से 1, उसको हम कोडोमेन ले लेंगे, ताकि ये जो कोसाइन फंक्शन है ये 1 1 1 2 हो जाए, और 1 1 1 2 होते ही ये इन्वर्टिबल हो जाता है। यदि ये इन्वर्टिबल हो जाता है तो हम इसका इन्वर्स फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ जो ये इन्वर्स फंक्शन लिया है ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ये कोस इन्वर्स फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही हमने डायरेक्ट ली है। और ये जो इन्वर्स फंक्शन है ये भी इन्वर्टिबल है। अब नेक्स्ट लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 10x। 10x का ग्राफ इस तरह का होता है, तो इसमें हम देखें कि कौन सा इंटरवल लें ताकि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होने से 1 1 फंक्शन हो जाए। तो यहाँ हम देखें, अगर मैं 0 से पाई तक लेता हूँ तो यहाँ इंक्रीजिंग भी है और यहाँ फिर ये भी इंक्रीजिंग है, तो हम 0 से पाई भी ले सकते हैं और -π/2 से π/2 भी ले सकते हैं। लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए जो हम इंटरवल लेंगे वो हम लेंगे ये -π/2 से लेकर यहाँ π/2 तक का जो इंटरवल है ये लेंगे। तो ये वाली जो ब्रांच है यहाँ से यहाँ तक की जो ब्रांच है इसको हम कंसिडर करेंगे, और इस इंटरवल को हम डोमेन लेंगे। और इसका जो कोडोमेन देखें तो कोडोमेन देखिए, वैल्यू जो साइन फंक्शन कोसाइन 10 फंक्शन जो है 10x, इसकी वैल्यू यहाँ -∞ से शुरू होकर +∞ तक जा रही है। तो इसका जो कोडोमेन है वो तो सेट ऑफ रियल नंबर कंप्लीट -∞ से लेकर +∞ तक की सारी वैल्यू कवर हो रही है। तो इसलिए इसका जो
डोमेन कोडोमेन है वो तो सेट ऑफ रियल नंबर यानी आर लेना होगा। तो इस तरह से हम टेंजेंट फंक्शन जो है इसकी डोमेन को लिया है -π/2 से π/2 तक, और जो कोडोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, और यहाँ जो रेंज है वो भी आर ही है। तो ये फंक्शन 1 1 1 2 हो जाता है। यहाँ ध्यान ये रखना है कि -π/2 जो है इस डोमेन में शामिल नहीं है क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। इसी तरह से π/2 भी इसमें शामिल नहीं है क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। -π/2 पर देखें तो -π/2 पर टेंजेंट की वैल्यू जो है, टेंजेंट फंक्शन की वैल्यू -∞ आ रही है, और -∞ चूंकि एक रियल नंबर नहीं होता, सिमिलरली +∞ भी रियल नंबर नहीं होता, इसलिए -π/2 और π/2 दोनों ही जो पॉइंट है वो डोमेन में शामिल नहीं है। तो ये ओपन इंटरवल फ्रॉम -π/2 टू π/2 ये इसका डोमेन है, और सेट ऑफ रियल नंबर इसका कोडोमेन और रेंज है। तो ये जो फंक्शन है ये 1 1 1 2 हो जाता है। 1 1 1 2 होते ही ये इन्वर्टिबल, और इन्वर्टिबल होते ही हम इसके इनवर्स टेन इनवर्स फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। और ये जो फंक्शन लिया है ये भी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही लिए, यानी हम -π/2 से π/2 वाला इंटरवल लिया है। हम जैसे 0 से पाई लेते तब भी हो जाता, और कोई दूसरा इंटरवल भी लेते हैं तब भी ये जो फंक्शन है वो इन्वर्टिबल हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ले रहे हैं, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है इसकी -π/2 से π/2 तक रखी जाती है। तो हम इस तरह से टेन इनवर्स फंक्शन को डिफाइन करेंगे विद प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फ्रॉम -π/2 टू π/2। अब लेते हैं f(x = cot(x). तो कोटेंजेंट फंक्शन इसका ग्राफ इस तरह का है, और इस ग्राफ को देखें तो इसमें भी ये देखिए -π/2 से π/2 का इंटरवल भी ले सकते हैं, और 0 से पाई का भी ले सकते हैं, क्योंकि 0 से पाई में भी ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो हम ये 0 से पाई वाला इंटरवल इसके लिए लेंगे। ये यहाँ से 0 से लेकर ये जो पाई तक का इंटरवल है इसको हम यहाँ शामिल करते हैं, और ये इसके डोमेन में लेंगे। और जो कोडोमेन है इसमें देखिए जो कोटेक्स की जो वैल्यू है वो -∞ से लेकर +∞ तक है। तो जो सेट ऑफ रियल नंबर है इसका कोडोमेन और रेंज हो जाती है। तो कोटेंजेंट फंक्शन 0 से पाई है, और जो कोडोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। यहाँ भी 0 और पाई दोनों शामिल नहीं है क्योंकि कोट 0 की वैल्यू इन्फिनिटी हो रही है, और इसी तरह से कोट पाई की वैल्यू -∞ हो रही है। तो 0 और पाई शामिल नहीं है। तो ओपन इंटरवल फ्रॉम 0 टू पाई विल बी इट्स डोमेन, एंड सेट ऑफ रियल नंबर विल बी इट्स कोडोमेन एंड रेंज। तो ये फंक्शन 1 1 1 2 हो जाता है। 1 1 1 2 होती ही ये इन्वर्टिबल, और इन्वर्टिबल हो जाता है तो हम इसके कोरस्पॉन्डिंग कोट इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ जो कोट इनवर्स फंक्शन लिया है, ये यहाँ जो इंटरवल लिया है ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 टू पाई तक ली है। तो ये भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही हम डायरेक्ट कंसिडर कर रहे हैं, और ये जो कोट इनवर्स फंक्शन है ये भी इन्वर्टिबल है। अब नेक्स्ट जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है f(x = sec(x), इसका जो ग्राफ है इस तरह का होता है। आपको पता है जो सेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 और 1 के बीच में कभी नहीं होती। साइन थीटा और कोस थीटा की जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में होती है, और सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में कभी नहीं होती। तो यहाँ -1 और 1 के बीच का जो पोर्शन है ये हमें जो कोडोमेन है उसमें छोड़ना पड़ेगा। तो -1 और 1 को छोड़ने के बाद तो सेट ऑफ रियल नंबर में से हम ओपन इंटरवल -1 to 1 रिमूव कर देंगे। तो इससे क्या होगा, इसका कोडोमेन आ जाएगा। तो r माइनस और ये -1 to 1 तक का पोर्शन हमने रिमूव कर दिया, तो ये इसका कोडोमेन और रेंज आ गई है। और इधर जो इसमें हम जो इंटरवल लेंगे डोमेन के लिए वैसा लेना पड़ेगा ताकि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो। तो 0 to पाई तक का यहाँ इंटरवल लेते हैं, 0 to पाई। तो देखिए 0 यहाँ है और पाई यहाँ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो इंटरवल है ये हम कंसिडर कर रहे हैं। इस इंटरवल में देखिए यहाँ इंक्रीजिंग है और यहाँ भी ये इंक्रीजिंग है, तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हुआ। और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी नहीं कर सकते पूरा, लेकिन इस पोर्शन में भी इंक्रीजिंग है, दो ब्रांचेस की। यहाँ भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है 0 से π/2 तक, और π/2 से पाई के बीच में भी ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो दो अलग अलग इंटरवल में इसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहेंगे। लेकिन दोनों में चूंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एक पर एक x की एक वैल्यू के लिए जो y की वैल्यू मिलेगी वो a की मिलेगी। इधर देखिए एक वैल्यू मिल रही है, और यहाँ भी अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में मुझे a की वैल्यू मिल रही है। तो ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है। और यहाँ इसमें से इस 0 to पाई तक का जो क्लोज्ड इंटरवल है लिया है यहाँ पर, क्योंकि 0 पर भी वैल्यू डिफाइन है 1, और यहाँ पाई पर भी वैल्यू डिफाइन है सेक पाई की वैल्यू -1, सेक पाई -1 और सेक 0 1। तो 0 और 1, 0 और पाई दोनों को हम काउंट रखेंगे, तो यहाँ क्लोज इंटरवल लिया है। दूसरा, इसमें π/2 जो 0 से पाई के बीच में एक π/2 भी पॉइंट आ रहा है, लेकिन π/2 पर जो सेक थीटा है वो
नॉट डिफाइन होता है, क्योंकि कोस पाई बाय टू 0 होता है तो सेक पाई बाय टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो सेक पाई बाय टू पर जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइन, सो पाई बाय टू हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस इंटरवल। तो इसका जो डोमेन है वो 0 से पाई तक है, लेकिन उसमें से पाई बाय टू जो पॉइंट है उसको रिमूव किया गया है। तो इस तरह से जो है ये फंक्शन अब 1 1 हो जाता है। और इधर जो ये जो रेंज ली है वो रेंज इसकी -1 से 1 तक की सारे रियल नंबर को छोड़कर बाकी सभी जो रियल नंबर है उनको काउंट किया है। तो अब ये जो कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल हो गई। तो अब ये फंक्शन 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। तो 1 1 ऑन टू है तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया, बाइजेक्टिव होते ही ये इन्वर्टिबल हो जाता है। तो अब इसके इन्वर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ सेक इन्वर्स फंक्शन हो इस तरह से डिफाइन करेंगे। इसमें जो ये कोडोमेन है इसको डोमेन और जो डोमेन है इसको कोडोमेन बना दिया है। इस तरह से हम सेक इन्वर्स फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को डिफाइन करते हैं। और ये जो सेक इन्वर्स फंक्शन है ये भी इन्वर्टिबल फंक्शन है। अब नेक्स्ट और फाइनल जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है वो है कोसेक एक्स। इसका ग्राफ इस तरह का होता है और इसके ग्राफ की स्टडी करें। इसमें देखिए अगर 0 से पाई लेते हैं तो 0 से पाई तक में ये डिक्रीजिंग भी है और इंक्रीजिंग भी है। तो हम 0 से पाई इंटरवल हम नहीं ले सकते, हमें ऐसा इंटरवल लेना पड़ेगा जिसमें ये 1 1 फंक्शन हो सके। और फिर बाद में हम इसकी जो कोडोमेन है उसको भी हम डिफाइन करेंगे। तो अब इसमें हम 0 से पाई इंटरवल ले नहीं सकते, तो हम ये इंटरवल लेंगे -π/2 से π/2। तो ये -π/2 से हम π/2 तक का इंटरवल हम लेंगे। ये तो आ जाएगा इसके डोमेन में, इस कोसेक एक्स फंक्शन के डोमेन में -π/2 से π/2 तक होगा। लेकिन देखिए यहाँ जो 0 पॉइंट है इस 0 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, क्योंकि कोसेक 0 है वो इन्फिनिटी हो रहा है। साइन 0 0 होता है तो कोसेक 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 पर डिफाइन नहीं है, इसलिए -π/2 से π/2 तक का इंटरवल लेने के बाद उसमें से हम इस पॉइंट 0 को रिमूव कर देंगे तो वो डोमेन हो जाएगी। तो डोमेन में हम -π/2 से π/2, लेकिन इसमें से हम 0 को रिमूव कर देंगे। तो ये तो हमारा हो जाएगा, ये तो हमारा हो गया यहाँ से यहाँ तक। ये तो जो है ये तो हो गया डोमेन हो गया इस फंक्शन का। और अब जो कोडोमेन है वो उसमें से हम क्या करेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर में से -1 to 1 तक रिमूव कर देंगे, क्योंकि कोसेक थीटा की वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में नहीं होती। तो इसलिए ओपन इंटरवल -1 to 1 को हम सेट ऑफ रियल नंबर में से हटा देंगे। तो अब ये जो है इसकी रेंज हो गई, इस कोसेक एक्स फंक्शन की रेंज हो गई। और रेंज को जब आप कोडोमेन ले लेते हैं तो ये फंक्शन ऑन टू हो जाता है। और ये स्पेशल जो इंटरवल लिया है इसकी वजह से ये फंक्शन 1 1 भी है। तो कोसेक एक्स फंक्शन भी जो है इसकी डोमेन और कोडोमेन को हम इस तरह से डिफाइन करने के बाद ये 1 1 ऑन टू हो जाता है। तो ये फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा। इन्वर्टिबल होते ही हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग इन्वर्स फंक्शन कोसेक इन्वर्स भी डिफाइन कर सकते हैं, और इसमें हम जो डोमेन और कोडोमेन को यहाँ इंटरचेंज कर देंगे। तो इस तरह से कोसेक इन्वर्स फंक्शन की यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच डायरेक्टली हम डिफाइन कर सकते हैं। और ये जो कोसेक इन्वर्स फंक्शन है ये भी इन्वर्टिबल फंक्शन होता है। अब हम इतने सारे डोमेन और कोडोमेन हमारे सामने हैं, तो अब हम इसमें कुछ ऐसी स्टडी करेंगे, कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस देखेंगे जिसके बेसिस पर जो है हम इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए जो साइन इन्वर्स फंक्शन और जो कोस इन्वर्स फंक्शन है इनकी जो डोमेन है वो तो देखिए -1 to 1 है, -1 to 1। और इन जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है यहाँ -π/2 से π/2 और यहाँ 0 से पाई है। तो एक में जो इंटरवल आ रहा है वो -π/2 से π/2 और दूसरे में 0 से पाई आ रहा है। और इधर देखिए तो ये जो साइन इन्वर्स और कोस इन्वर्स ये दो फंक्शन है, ये दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। साइन और कोस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, क्योंकि इसमें हम जब यहाँ साइन फंक्शन है और इधर कोसाइन फंक्शन है, तो ये जो को है ये इंडिकेट करता है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ साइन फंक्शन। तो साइन फंक्शन का जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे तो यहाँ को लगा देते हैं, और जब कोसाइन में से को हटा देते हैं तो ये साइन हो जाता है। तो साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन आर दी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस ऑफ ईच अदर। तो साइन इनवर्स एंड कोस इनवर्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। तो जब भी हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लेंगे तो हमें क्या करना है कि एक में इंटरवल हम लेंगे -π/2 से π/2 तक, यानी कि ये जो फिगर दिख रही है आपको इसमें -π/2 से π/2 तक, यहाँ तक का इंटरवल हम तो एक इन्वर्स फंक्शन में ले लेंगे, और उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है जैसे कोस इन्वर्स साइन इन्वर्स का कॉम्प्लीमेंट्री है तो दूसरे में इंटरवल हम ले लेंगे 0 से पाई। ये हमेशा हम करेंगे। कोई भी जितने भी 6 हमारे पास इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है इनकी हम 3 पेयर बना लेंगे, एक तो साइन इन्वर्स कोस इन्वर्स, एक टेन इन्वर्स कोट इन्वर्स और एक सेक इन्वर्स कोसेक इन्वर्स। तो ऐसे दो पेयर में हम बात करते हैं। तो हर पेयर में एक इंटरवल तो हम लेंगे -π/2 से π/2 और दूसरे में हम लेंगे 0 से पाई।
तो हम साइन इनवर्स में हमने माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक का इंटरवल लिया था प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के रूप में, तो कोस इनवर्स में हम ले लेंगे 0 से पाई। तो इस तरह से याद रखना आसान हो जाएगा। और डोमेन जो है वो हम इससे तय कर सकते हैं कि चूंकि साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, इसलिए साइन इनवर्स फंक्शन और कोस इनवर्स फंक्शन की जो डोमेन है वो -1 to 1 के बीच में कन्फाइंड रहेगी। और यहाँ जो क्लोज इंटरवल भी रखा है क्योंकि माइनस पाई बाय 2 पर भी वैल्यू डिफाइन है, और यहाँ 0 पर डिफाइन है, पाई बाय 2 पाई इन सब पर साइन और कोस की वैल्यू डिफाइन होती है। तो ये क्लोज इंटरवल रखना है। तो माइनस पाई बाय 2 to पाई बाय 2 तो हो जाएगा साइन इनवर्स फंक्शन के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और कोस इनवर्स के लिए हो जाएगी 0 to पाई। और ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही हमने ली है। और इसमें ये जो पार्ट है ये डोमेन कहलाता है, दोनों फंक्शन का डोमेन हो गया। और इधर जो पार्ट है ये रेंज कहला रही है। और इसमें ये दोनों जो पार्ट है ये प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। जब भी साइन इनवर्स समथिंग की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो जो वैल्यू आती है वो हमारी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आएगी, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन कहलाएगी। सिमिलरली जो कोस इनवर्स फंक्शन है, तो कोस इनवर्स फंक्शन की जो प्रिंसिपल वैल्यू है दैट वैल्यू विल बी कन्फाइंड इन बिटवीन 0 to पाई, इस तरह से है। तो ये हो गया साइन इनवर्स और कोस इनवर्स पेयर के रूप में हम याद रख सकते हैं। सिमिलरली टेन इनवर्स और कोट इनवर्स बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ ईच अदर, ये दोनों भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, टेन इनवर्स इन कोट इनवर्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये टेंजेंट फंक्शन है, इसका फुल नेम होता है टेंजेंट, और ये है को टेंजेंट। तो यहाँ जो को लगा हुआ है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये टेंजेंट का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। यदि हम को हटा देते हैं तो टेंजेंट बनता है, और टेंजेंट में को लगा देते हैं तो को टेंजेंट बन जाता है। तो टेन इनवर्स और कोट इनवर्स आर दी कॉम्प्लीमेंट्री इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस। और यहाँ इनकी देखिए, यहाँ जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आ रही है इसकी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 और इसकी 0 to पाई। तो हम ये की याद रख लेते हैं। मान लो हम टेन इनवर्स की याद रख लेते हैं कि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है, तो दूसरे की वैल्यू जो है 0 से पाई के बीच में होगी। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि हमने इसमें लिया था। साइन इनवर्स और कोस इनवर्स में भी सेम फिगर काम कर रही है। इसमें माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 साइन इनवर्स को लिया है, और इसमें कोस इनवर्स को लिया 0 से पाई। एक दूसरा भी एक तरीका है, इसमें साइन इनवर्स की जो वैल्यू है डोमेन है वो -1 to 1 है, तो यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू कवर होनी चाहिए। तो ये देखिए साइन इनवर्स जो फंक्शन होता है वो अगर 0 से पाई रखते हैं ये वाला पार्ट, तो 0 फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में ही जो है साइन फंक्शन पॉजिटिव होता है, दोनों में पॉजिटिव होता है। तो इसलिए 0 to पाई हम ले नहीं सकते। 0 to पाई लेंगे तो केवल 0 to 1 तक की वैल्यू कवर होगी, -1 to 1 कवर नहीं होगा। तो -1 to 1 यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू कवर करने के लिए हमें ये इंटरवल न लेकर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 लेना पड़ेगा, ताकि ये सारी वैल्यू -1 to 1 कवर हो सके। इसलिए साइन इनवर्स फंक्शन में हमने माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 लिया है। जब एक में हम माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ले लेते हैं तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा कोस इनवर्स, उसमें हमें 0 से पाई लेना पड़ेगा। वैसे भी 0 से पाई इसलिए भी लेना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं ये वाला इंटरवल यहाँ रखता हूँ तो 0 से पाई तक लेता हूँ, इसमें अगर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 लेता हूँ तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में ही जो है कोस फंक्शन जो है पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव वैल्यू कवर नहीं हो पाएगी। तो हमें नेगेटिव वैल्यू भी कवर करनी है, इसलिए इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो हम फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट लेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसाइन नेगेटिव होता है, तो दोनों वैल्यू कवर हो जाएगी। इसलिए कोस इनवर्स फंक्शन की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, जो कोस इनवर्स फंक्शन की रेंज है वो हमने 0 से पाई ली है, और साइन इनवर्स फंक्शन की जो रेंज है वो हमने माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ली है, ताकि ये -1 to 1 कवर हो सके। यहाँ माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो एक में ये पॉजिटिव दूसरे में साइन नेगेटिव होता है, तो इस वजह से हम ये इंटरवल ले रहे हैं, और इस वाले में 0 से पाई ले रहे हैं ताकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसाइन नेगेटिव होता है। तो इस तरह से भी हम याद रख सकते हैं कि इसमें 0 to पाई रखना है, इसमें माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 रखना है। और यहाँ जो हमारे पास टेन इनवर्स और कोट इनवर्स है, इसमें हमें याद रखना पड़ेगा कि जो टेन इनवर्स है उसको हम माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, जो साइन कोस टेन जो पहले आ रहा है उसको प्रीफर करेंगे हम माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, पहले वाले को हम प्रीफर करेंगे माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। और यदि संभव हो तो सारी वैल्यूज अगर कवर हो रही है तो इसमें तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में भी नेगेटिव टू पॉजिटिव सारी वैल्यू कवर होती है, 0 से पाई वाले में भी नेगेटिव टू पॉजिटिव सारी कवर होती है। लेकिन हम टेन इनवर्स वाले में ये फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट रखेंगे, यानी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक कवर होना चाहिए। और जो कोट इनवर्स है चूँकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो एक में अगर हम माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 इंटरवल लेते हैं तो दूसरे में हमें 0 से पाई लेना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का ये मतलब है कि एक इंटरवल हम माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, दूसरा इंटरवल हम 0 to पाई रखेंगे। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं, और ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही हमने कंसिडर करी है, और ये जो पार्ट है ये इन दोनों फंक्शंस का डोमेन कहलाता है, और ये इनकी रेंज है। और यहाँ जो वैल्यू आएगी जब भी टेन इनवर्स या कोट इनवर्स फंक्शन की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो दैट वैल्यू विल बी कन्फाइंड इन बिटवीन दिस इंटरवल और दिस इंटरवल, देन द वैल्यू इज सेड टू बी प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये हमें पता है।
पता होना चाहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट लेते हैं, लास्ट पेयर है इनवर्स, जो कॉम्प्लीमेंट्री इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस का जो लास्ट पेयर है वो है सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स। यहाँ ये जो है क्यों है ये देख लेते हैं। यहाँ देखिए ये को लगा हुआ है, तो ये सीकेंट फंक्शन है और ये कोसिकेंट फंक्शन है। तो यहाँ जो अगर सीकेंट में हम को लगा देते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, और सिमिलरली जो है इसमें जो है अगर कोशेक है तो उसमें से को हटा देते हैं तो ये सेक आ रहा है। तो ये को जो इंडिकेट कर रहा है कि दीज टू फंक्शंस आर दी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ ईच अदर। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो यहाँ हम जो इंटरवल कंसिडर कर रहे हैं, यदि हम जो इन पॉइंट्स को छोड़ दें, ये टिपिकल पॉइंट्स है π/2 और 0, उनको छोड़ दें, तो हमारे पास जो इंटरवल है, यहाँ जो इंटरवल एक तो 0 to π है, दूसरा इंटरवल यहाँ -π/2 to π/2 है। तो इन दोनों को देखें तो एक में हम 0 to π रखेंगे, तो दूसरे में हम -π/2 to π/2 रखेंगे। और यहाँ भी याद रखने में हमें इसलिए दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि सेक की जो वैल्यू है हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू कवर करनी है। और यदि मैं फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट रखता हूँ तो दोनों वैल्यू कवर नहीं होगी, क्योंकि फोर्थ और फर्स्ट दोनों में ही सेक है पॉजिटिव होता है। तो अब हमें नेगेटिव वैल्यू भी कवर करनी है और पॉजिटिव वैल्यू भी कवर करनी है। तो इसलिए हम इस इंटरवल को ले नहीं सकते -π/2 से π/2, तो हमें इंटरवल लेना पड़ेगा 0 to π, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो सेक भी नेगेटिव होता है। तो इसलिए हम इसके लिए सेक इन्वर्स के लिए जो ब्रांच लेंगे उसमें 0 to π रखना होगा। और हमें पता है कि कोस π/2 0 होता है तो सेक π/2 नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए π/2 पर, इस π/2 पर जो है सेक की वैल्यू डिफाइन नहीं होती, इसलिए π/2 पॉइंट को हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो 0 to π हमें रखना भी है, साथ में इसमें से जो है π/2 पॉइंट को हमें रिमूव करना है। तो इस तरह से हम इस इंटरवल को याद रख सकते हैं जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आता है। और इसी तरह से जो कोशेक इन्वर्स है, कोशेक इन्वर्स अगर 0 से π तक रखते हैं तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि दोनों में ही कोशेक पॉजिटिव होता है, तो दोनों नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू कवर नहीं होगी। तो हमें क्या करना है कि हमें इंटरवल जो फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट को कंसीडर करना पड़ेगा। इसलिए इसमें हम -π/2 से π/2 रखेंगे और दूसरे वाले में 0 to π रखेंगे। तो ये पेयर फॉर्म में हम याद रख लेंगे। तो जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, उनके दो के पेयर बना लेंगे, और हर में हम देखेंगे कि एक में इंटरवल -π/2 to π/2 और दूसरे में 0 to π रहता है। और जो क्रिटिकल पॉइंट्स है जिन पर नॉट डिफाइन होता है उनको हम रिमूव कर देते हैं। दूसरा, यहाँ जो सेक और कोशेक है, इनका जो डोमेन है, उस डोमेन में हम सेक इन्वर्स और कोसेक इन्वर्स का जो डोमेन है, डोमेन में से हम -1 to 1 तक का जो इंटरवल है उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है जो सेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होती है या फिर लेस देन और इक्वल टू -1 होती है। तो -1 और 1 के बीच में सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू नहीं होती है। इसलिए हमें आर जो सेट ऑफ रियल नंबर है उसमें से ये ओपन इंटरवल -1 to 1 रिमूव करना पड़ रहा है। तो ये भी आप याद रख पाएंगे इस तथ्य के आधार पर कि सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू जो है वो -1 और 1 के बीच में कभी नहीं होती। इस बेसिस पर हम इसको भी याद रख सकते हैं और इसको भी याद रख सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमने डिस्कस करी है। इसमें पहला वाला पार्ट डोमेन है, दूसरा वाला रेंज है, और ये जो आंसर आएगा जब भी हम इन फंक्शंस को, इनवर्स फंक्शंस को जब हम ऑपरेट करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी, और प्रिंसिपल वैल्यू विल बी कन्फाइंड विद इन दीज टू इंटरवल्स। तो इस तरह से हम सब याद रख सकते हैं। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। हमारा जो सबसे पहला जो पार्ट था वो तो ये था, जिसमें हम साइन इन्वर्स और कोस इन्वर्स है उनमें देखिए -π/2 एक में लिया है, एक में तो इंटरवल लिया है, दूसरे में 0 to π लिया है। दूसरे में हम देखें यहाँ जो -1 to 1 के बीच में रखना है डोमेन, क्योंकि हमें पता है साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है। फिर इसमें देखते हैं कि टेन और कोट में जो डोमेन में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, सेट ऑफ रियल नंबर कंप्लीट काउंट होगा, और एक में हम -π/2 से π/2 रखेंगे। तो ये आपको याद रखना है, इस वाले विशेष याद रखना है टेन वाला पार्ट को। टेन को -π/2 से π/2 रखेंगे जो पहला आता है। दूसरा जो इंटरवल है उसको 0 to π रखेंगे। ये चूंकि पेयर फॉर्म में है तो एक में -π/2 से π/2, दूसरे में हम 0 से π इंटरवल कंसिडर कर रहे हैं। और जो लास्ट आ रहा है हमारे पास सेक और कोसेक है। तो सेक और कोसेक वाले में हमने सेक में 0 से π लिया। इसका रीजन हमें पता है, क्योंकि 0 से π में एक ये माइनस से प्लस तक की सारी वैल्यू कवर हो जाएगी। और इसमें कोसेक में हम 0 से π नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव होता है कोसेक। तो हमें फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसीडर करना पड़ा, इसलिए हम -π/2 से π/2 रखता है। इन सब लॉजिक्स को ध्यान में रखते हुए आप जो है इनके सब की डोमेन और रेंज आप याद रख सकते हो। तो ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस थे, इन सब की जो डोमेन और रेंज है इनके बारे में आपने अच्छी तरह से सीख लिया। और ये सारी जो इन्वर्स फंक्शन है ये सब इनकी केवल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही हमने कंसीडर करी है, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही फाइनली आपको ध्यान में रखनी है। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को ध्यान में रखते हुए ही सॉल्व करेंगे, और जो आंसर आएगा वो प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी। अब हम NCERT एक्सरसाइज 2.1
का जो शुरू के जो 10 क्वेश्चंस हैं उनको कंसिडर करते हैं। बाद के जो क्वेश्चंस है वो भी सिमिलर है और आप आसानी से कर सकते हैं। इसलिए अगर ये 10 क्वेश्चंस आप अच्छी तरह समझ लेते हैं तो इस एक्सरसाइज 2.1 के शेष जो क्वेश्चंस है उनको भी आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो अब 1 बाई 1 जो जितने भी ये क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है जिनमें इन्वर्स फंक्शंस जब किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर ऑपरेट होता है तो आंसर कितना आता है, और वो आंसर जो है वो हमें प्रिंसिपल वैल्यू ही देनी है, प्रिंसिपल वैल्यू वाला आंसर ही हमें कंसिडर करना है। और यदि हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट भी पूछी जाती है और ये लिखा हुआ नहीं होता है कि प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तब भी आपको प्रिंसिपल वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। सीधा आ जाता है कि आप जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए, ऐसे लिखा हुआ जाए, तब भी आप प्रिंसिपल वैल्यू ही फाइंड आउट करेंगे। अब जब भी कोई क्वेश्चन आता है, जैसे ये पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस हाफ, इसकी वैल्यू कितनी है, तो सबसे पहले तो आपको ये साइन इनवर्स जो फंक्शन है इसकी डोमेन और रेंज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वो तुरंत आप लिख लें या मन में ध्यान रखें कि साइन इनवर्स जो है इसकी डोमेन तो -1 to 1 है और जो को डोमेन है -π/2 से π/2 के बीच में होती है। अब ये देखिए कि जो ये जिस पर ऑपरेट हो रहा है माइनस हाफ, ये माइनस हाफ जो है वो माइनस इस जो इसकी डोमेन है -1 to 1 इसके बीच में है या नहीं है। तो डेफिनेटली दिस वैल्यू लाइज इन बिटवीन -1 to 1, सो साइन इनवर्स माइनस हाफ इज डिफाइंड। सबसे पहले तो ये कंफर्म करना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू डिफाइन है। और फिर जो क्वेश्चन मार्क है, जो आंसर आएगा, दिस आंसर मस्ट बिलोंग टू -π/2 to π/2, ये यहाँ से पता लग रहा है। तो इसलिए इसकी डोमेन और रेंज आपको पता होनी चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले जिसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी है उसको हम थीटा अज्यूम कर लेंगे, क्योंकि इन्वर्स फंक्शन से हम इतने परिचित नहीं है जितने कि जो डायरेक्ट फंक्शन है, डायरेक्ट ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, उससे हम ज़्यादा परिचित हैं। तो हम इसको पहले थीटा अज्यूम कर लेंगे। थीटा अज्यूम करने के बाद साइन इनवर्स माइनस हाफ अगर थीटा है तो डेफिनेटली साइन थीटा विल बी इक्वल टू -हाफ। अब हम इस तरह की जो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस है उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, यह आपने 11th में पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, इसमें ये जो एंगल होता है इसको हम एक्यूट एंगल से रिप्लेस करते हैं, और यहाँ जो वैल्यू है ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, हम इसको पॉजिटिव कंसिडर कर लेते हैं। तो हमारा जो पर्पज़ है उसमें हम क्या करेंगे कि इस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस के कॉरस्पॉन्डिंग हम एक दूसरी इक्वेशन लिखेंगे फॉर एक्यूट एंगल अल्फा, और हम साइन अल्फा इज इक्वल टू इधर जो राइट हैंड साइड में जो नेगेटिव है तब भी हम उसको पॉजिटिव ले लेंगे, क्योंकि एक्यूट एंगल के लिए साइन अल्फा पॉजिटिव हो जाएगा। सबसे पहले चूंकि हमें वैसे तो थीटा फाइंड आउट करना है, लेकिन हम पहले कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे साइन अल्फा इज इक्वल टू हाफ, और इसमें जो राइट हैंड साइड है इसका हम मॉडुलस ले लेंगे, यानी कि हाफ हो गया। तो साइन अल्फा इक्वल टू हाफ को सोल्व करेंगे पहले हम, और जब ये सोल्व हो जाएगी तो उसके बेसिस पर फिर हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू हाफ फॉर एक्यूट एंगल अल्फा, यानी कि इस थीटा को अल्फा से रिप्लेस कर दिया साइन अल्फा, और इधर राइट हैंड साइड जो है उसका मॉडुलस ले लिया तो हाफ आ गया। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू हाफ को हम सोल्व करते हैं, और साइन अल्फा इक्वल टू हाफ को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। एक्यूट एंगल है अल्फा, तो डेफिनेटली अल्फा विल बी लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा 0 से π/2 के बीच में है, और साइन हमें पता है साइन 30 डिग्री जो है वो हाफ होता है और 30 डिग्री π/6 होता है, इसलिए जो है अल्फा की वैल्यू यहाँ से आ जाती है π/6 आ जाती है। जब अल्फा की वैल्यू π/6 आ गई, इसके बेसिस पर फिर हम थीटा की वैल्यू लिखेंगे। अब हमें जो थीटा की वैल्यू है वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, साइन थीटा जो है -हाफ है, तो साइन थीटा नेगेटिव है, और नेगेटिव जो है कौन से क्वाड्रेंट में होता है, तो यहाँ हमारे पास जो इंटरवल होता है, ये इंटरवल है, ये -π/2 से π/2 के बीच में होगा। आपका जो आंसर है ये क्वेश्चन मार्क है, थीटा ही क्वेश्चन मार्क है, तो ये जो क्वेश्चन मार्क है ये -π/2 से π/2 के बीच में होगा। तो आंसर जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में कन्फाइन है, लेकिन 0 से π/2 के बीच में आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि साइन थीटा जो है वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब आंसर जो है वो इस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो -π/2 से 0 के बीच में थीटा लाई करता है। अब थीटा -π/2 से 0 के बीच में लाई कर रहा है, तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा -अल्फा। यदि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका आंसर है तब तो अल्फा हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हम उसको π-अल्फा लिख देंगे, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो -अल्फा लिख देंगे। और जितने भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है उनकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने में थर्ड क्वाड्रेंट का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा था जितनी भी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो या तो -π/2 से π/2 के बीच में थी या फिर 0 से π के बीच में थी। तो इसलिए आपका जो आंसर है वो या तो अल्फा या -अल्फा या π-अल्फा होगा। और जहाँ तक साइन इनवर्स फंक्शन की बात है, तो साइन इनवर्स फंक्शन में जो आंसर है वो -π/2 से π/2 के बीच में ही कन्फाइंड रहेगा। यदि साइन थीटा पॉजिटिव होता तो आपका आंसर 0 से π/2 के बीच में होता, लेकिन साइन थीटा यहाँ चूंकि नेगेटिव है तो आंसर जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका आंसर हो जाएगा -अल्फा। तो पहले हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन दे रखी थी उसके कोरस्पॉन्डिंग हम एक्यूट एंगल के लिए इक्वेशन लिखेंगे साइन अल्फा इक्वल टू हाफ, और उसको सोल्व कर लेंगे, जो आसानी से सोल्व की जा सकती है। तो अल्फा इज इक्वल टू π/6 आ गया। अब अल्फा इक्वल टू π/6 के आधार पर हम थीटा की वैल्यू लिख देंगे, और थीटा की वैल्यू हो जाती है थीटा इज इक्वल टू -अल्फा, क्योंकि थीटा इज लाइंग इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ से आंसर आ जाता है थीटा इज इक्वल टू -अल्फा, और चूंकि अल्फा की वैल्यू π/6 है इसलिए थीटा इज इक्वल टू हो गया -π/6, और थीटा ही आपका जो क्वेश्चन में पूछा गया था साइन इनवर्स -हाफ। तो यहाँ से ये साइन इनवर्स -हाफ की जो वैल्यू है वो हो जाती है -π/6।
तो इस तरह से हम ये जो, हालांकि आपको लगा होगा कि बहुत लेंथी प्रोसेस है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले जैसे ही कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसका डोमेन और कोडोमेन क्या है। और अब चूंकि आपको पता है यहाँ नेगेटिव आ रहा है तो आपका आंसर इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो नहीं सकता, और यहाँ ये बता रहा है कि ये फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका आंसर होना चाहिए, तो यहाँ से ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका आंसर है, तो माइनस अल्फा आपका आंसर है। तो मन में ही आप पहले साइन इनवर्स हाफ को सोल्व कर लें, और साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू डेफिनेटली π/6 होगी, तो आपका आंसर माइनस π/6 हो जाता है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लेकिन कहीं कहीं पर जो मेजर क्वेश्चन होते हैं उनमें भी बीच में इंटरमीडिएट स्टेप के रूप में आपको ये वैल्यू रखनी पड़ सकती है, तो वहाँ पर अगर आप वैल्यू निकालने में गलती कर दोगे तो पूरा बड़ा क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। इसलिए ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए कि वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ साइन इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू माइनस π/6 हो जाती है, और आप इमीडिएटली कैलकुलेट कर पाओगे यदि आप दिमाग में इसका डोमेन, रेंज और ये फिगर ध्यान में रखते हो, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कोस इनवर्स √3/2। और अब इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले वही डोमेन और कोडोमेन देखते हैं। तो यहाँ देखिए -1 to 1 और यहाँ 0 to π है कोस इनवर्स फंक्शन की जो डोमेन और रेंज या कोडोमेन कहें। तो ये देखें तो पहली बात तो √3/2 जो है वो इसके बीच में है, -1 to 1 के बीच में है, डेफिनेटली है, तो ये डिफाइन है। फिर आपका जो आंसर आएगा क्वेश्चन मार्क, ये 0 से π के बीच में होगा, लेकिन हमें पता है वो हम सोल्व करते हैं आगे। सबसे पहले इसको हम थीटा अज्यूम कर लेते हैं, और कोस थीटा की वैल्यू आ जाती है √3/2, यहाँ से आ जाएगी। इसके बाद जब कोस थीटा इक्वल टू √3/2 है, तो अब सिंस थीटा यहाँ पर पॉजिटिव ही है, कोस थीटा पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव है तो जब भी कोई भी इन्वर्स फंक्शन है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, और यहाँ पर अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो आंसर हमेशा ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड या फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका आंसर कभी नहीं होगा। तो यहाँ हम अल्फा लेने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो अल्फा और थीटा एक ही होंगे, थीटा इज इक्वल टू अल्फा ही होगा, तो हम इसको डायरेक्टली सोल्व कर लेंगे। कोस थीटा इक्वल टू √3/2 है, तो हम डायरेक्टली कहेंगे कि ऐसी कौन सी वैल्यू थीटा की ताकि कोसाइन थीटा जो है √3/2 हो जाए। तो हमें पता है कि 30 डिग्री पर जो है कोस 30 डिग्री √3/2 होता है, तो थीटा की वैल्यू π/6 हो जाएगी। तो कोस इनवर्स √3/2 है वो π/6 के इक्वल हो गया, तो इसको हम डायरेक्टली सोल्व कर लेंगे। इसमें अल्फा इंटरमीडिएट इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी इन टर्म्स ऑफ अल्फा। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका डोमेन और कोडोमेन क्या है। तो डोमेन देखिए r -1 to 1, तो ये ओपन इंटरवल -1 to 1 रिमूव करा हुआ है, यानी इसके बीच में ये डोमेन नहीं होना चाहिए। डोमेन की जो वैल्यू है, यहाँ जो वैल्यू 2 दिख रही है, ये 2 जो है वो यहाँ इस डोमेन से बिलोंग करना चाहिए, और ये डेफिनेटली बिलोंग कर रही है, क्योंकि इसमें जो इंटरवल रिमूव किया गया है वो है -1 to 1, और -1 to 1 में ये 2 लाई नहीं कर रहा। इसका मतलब ये जो बचे हुए जो रियल नंबर्स होंगे उन्हीं में से ये 2 है, तो डेफिनेटली दिस 2 बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ कोसेक इनवर्स, तो ये 2 बिलोंग कर रहा है, इसलिए कोसेक इनवर्स 2 डिफाइन है। दूसरा आपका जो आंसर होगा वो -π/2 से π/2 के बीच में होगा, लेकिन उसमें 0 नहीं होना चाहिए। ये आपका आंसर इस रेंज या कोडोमेन से बिलोंग करेगा। अब हम शुरू करते हैं इसको सोल्व करने के लिए। वही जो भी दे रखा होगा उसको हम थीटा के इक्वल लेंगे। फिर हम यहाँ देखिए कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू थीटा, तो कोसेक थीटा विल बी इक्वल टू 2। अब यहाँ से पता लग रहा है कि कोसेक थीटा पॉजिटिव है। अब कोसेक थीटा पॉजिटिव है, जब भी पॉजिटिव, यहाँ वैल्यू अगर पॉजिटिव है, यहाँ वैल्यू पॉजिटिव है, तो आपका आंसर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लिमिटेड हो जाएगा। कभी भी किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में अगर यहाँ वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है तो आपका आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कन्फाइन होगा। तो अब इसमें भी हम इंटरमीडिएट जो है अल्फा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा और अल्फा सेम होता है, तो यहीं से हम कोसेक थीटा इक्वल टू 2 को सोल्व करेंगे। यदि हम कोसेक थीटा इक्वल टू 2 को डायरेक्टली देख नहीं पाते हैं तो हम इसको रिवर्स कर लेंगे, रेसिप्रोकल, तो साइन थीटा की वैल्यू हाफ होती है। अब साइन थीटा की वैल्यू हाफ है तो यहाँ से हम थीटा पता लगा लेंगे, थीटा 30 डिग्री होगा, क्योंकि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ है। अब साइन 30 डिग्री मीन्स π/6, सो थीटा विल बी इक्वल टू π/6, और थीटा ही आपका आंसर है, क्योंकि कोसेक इनवर्स 2 को हमने थीटा अज्यूम किया था, तो कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यू जो है वो π/6 आ जाती है। इस तरह से हम डायरेक्टली कर लेंगे, इसमें हमें इंटरमीडिएट अल्फा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भी यहाँ वैल्यू अगर पॉजिटिव है, किसी भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में यहाँ वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, इसमें हमें इंटरमीडिएट अल्फा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें देखते हैं, यहाँ वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ हमें इंटरमीडिएट इक्वेशन फॉर अल्फा भी लेनी पड़ेगी। तो अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो सबसे पहले वही इसका डोमेन और कोडोमेन हम विजुलाइज करेंगे, देखेंगे कि क्या था। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो डोमेन है वो तो सेट ऑफ रियल नंबर है, इसलिए यहाँ कोई भी वैल्यू हो, 10 इनवर्स के बाद कुछ भी वैल्यू लिखी हुई हो, एनी रियल नंबर विल वर्क, यानी कि 10 इनवर्स विल बी डिफाइंड फॉर एवरी नंबर टेकन हियर।
कोई भी नंबर यहाँ ले लो तो उसमें टेन इनवर्स तो डिफाइन होगा ही होगा, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहाँ जो इसका जो आंसर है वो -π/2 से π/2 के बीच में कन्फाइन होगा, ये यहाँ से पता लग रहा है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले इसको लेते हैं थीटा, और tan थीटा हो गया -√3। अब tan थीटा इक्वल टू -√3 है तो हमें इंटरमीडिएट इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है, नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो हम इसके कोरस्पॉन्डिंग tan अल्फा इज इक्वल टू √3 लिखेंगे। फॉर एक्यूट एंगल अल्फा वी विल राइट tan अल्फा इज इक्वल टू √3, इसको मॉडल्स ले लेंगे तो tan अल्फा इक्वल टू √3 लिखना पड़ेगा। तो इसके पहले ये फिगर हमारे काम आएगी, और हम फॉर एक्यूट एंगल अल्फा tan अल्फा इज इक्वल टू √3 ये लिख लेंगे, और tan अल्फा इक्वल टू √3 को पहले सॉल्व कर लेंगे। हमें वैसे तो फाइनली तो वैल्यू निकालनी है थीटा, लेकिन यहाँ पर हम अल्फा के लिए पहले सॉल्व करेंगे, और अल्फा के बेसिस पर फिर हम आंसर लिखेंगे। तो tan अल्फा इज इक्वल टू √3, और हम यहाँ से समझ सकते हैं कि tan अल्फा अगर √3 है तो डेफिनेटली अल्फा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, और 60 डिग्री इज इक्वल टू π/3, सो अल्फा विल बी इक्वल टू π/3। अब अल्फा π/3 आ गया। अब हम देखते हैं कि जो आंसर है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो यहाँ जो थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो आपका आंसर -π/2 से π/2 के बीच में कन्फाइन है, और यहाँ चूँकि tan थीटा की वैल्यू माइनस में आ रही है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो नहीं सकता, और ये इंटरवल बताता है कि या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट होना चाहिए, तो आंसर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो -अल्फा आंसर है। तो अल्फा अगर π/3 है तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी -अल्फा, और अल्फा की वैल्यू हम रख दें तो थीटा आ जाता है -π/3, और थीटा की वैल्यू -π/3 है तो डेफिनेटली tan इनवर्स -√3 विल बी इक्वल टू -π/3। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, पहले हम tan इनवर्स √3 को सॉल्व कर लें। tan इनवर्स √3 की वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में डेफिनेटली π/3, और चूंकि इसका आंसर जो है वो हमारा आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे वैल्यू -अल्फा, यानी कि जो आंसर आया था -π/3। तो बहुत आसानी से बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, और ये मैंने जो बहुत ज़्यादा स्टेप लिखे हैं वो इसलिए लिखे हैं ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें कि वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ताकि कोई गलती आपसे ना हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कोस इनवर्स -हाफ। वही सबसे पहले डोमेन और कोडोमेन देखेंगे, और ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में, सो इट इज़ डिफाइन, और आंसर आपका 0 से π के बीच में होगा। अब वही थीटा ले लेते हैं, कोस थीटा इक्वल टू -हाफ। फिर हम ये फिगर कंसिडर करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो सबसे पहले हम कोस थीटा इक्वल टू -हाफ के कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे फॉर एक्यूट एंगल अल्फा। तो कोस अल्फा इज इक्वल टू, इसका मॉडल्स ले लिया हाफ, तो कोस अल्फा इक्वल टू हाफ को हम पहले सोल्व करेंगे, और हम जानते हैं कोस 60 डिग्री हाफ होता है, सो अल्फा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री यानी कि π/3। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी π/3, और जब अल्फा की वैल्यू π/3 आ जाती है, अब हम देखते हैं कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो अब यहाँ जो इसका जो रेंज है वो है 0 से π, तो आपका जो आंसर है वो 0 से π के बीच में होगा, लेकिन चूंकि ये नेगेटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप आंसर हो नहीं सकता, तो आंसर होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आपका आंसर हो जाएगा π - अल्फा। तो जो अल्फा हमने कैलकुलेट किया उसके बेसिस पे हम थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं, और थीटा की वैल्यू होगी π - अल्फा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी π - अल्फा, और हम अल्फा की वैल्यू π/3 यहाँ रख देते हैं, तो थीटा की वैल्यू जो है आ जाती है 2π/3, π - π/3 इज इक्वल टू 2π/3, और ये 2π/3 ही थीटा की वैल्यू है, थीटा हमें चाहिए था। तो ये कोस इनवर्स -हाफ की वैल्यू फाइनली कितनी आ जाती है, 2π/3 आ जाती है। तो कोस इनवर्स -हाफ विल बी इक्वल टू π - π/3 इज इक्वल टू 2π/3। ये क्वेश्चन अभी इसी साल CBSE बोर्ड एग्जाम में आया है 2020 में। तो इस तरह से जो है ना आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, और ये आप इमीडिएटली भी कर सकते हो, क्योंकि सबसे पहले नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दीजिए, कोस इनवर्स हाफ की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। कोस इनवर्स हाफ की वैल्यू जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, और उसकी वैल्यू π/3 आएगी। अब चूंकि आपका आंसर जो है वो इसके अकॉर्डिंगली सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका आंसर हो जाएगा π माइनस वैल्यू कैलकुलेटेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो π - π/3 यानी कि 2π/3। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम आगे भी कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे, और उनसे भी हम आसानी से ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये भी तरीके आपको आने चाहिए जो यहाँ सीख रहे हैं। tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो वही डोमेन और कोडोमेन हमें कंसिडर करना है, और -1 तो यहाँ डोमेन में आ रहा है, और इसे क्वेश्चन मार्क विल बी इन बिटवीन -π/2 टू π/2। सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको थीटा ले लेंगे, तो tan थीटा की वैल्यू होगी -1, चूँकि यहाँ नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो हमें वो अल्फा कॉन्सेप्ट काम में लेना पड़ेगा। तो इसको फॉर एक्यूट एंगल अल्फा tan अल्फा विल बी इक्वल टू 1, और फिर tan अल्फा की वैल्यू 1 होती है, अल्फा की वैल्यू जब π/4 तब होती है। अब थीटा की वैल्यू जो है इसके चूँकि नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर हुआ इसके अकॉर्डिंग, फोर्थ या फर्स्ट में हो सकता है, फर्स्ट में हो नहीं सकता तो फोर्थ में होगा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर हो जाएगा -अल्फा। तो थीटा इक्वल टू -अल्फा, और अल्फा की वैल्यू रख दी हमने π/4। तो इस तरह से थीटा की वैल्यू -π/4 आ रही है, और थीटा ही आपका tan इनवर्स -1 है, इसलिए tan इनवर्स -1 की वैल्यू आ जाएगी -π/4।
इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से सेक इनवर्स 2/√3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले डोमेन और कोडोमेन हम कंसिडर कर रहे हैं। तो हम देखें 2/√3 वेदर इट इज़ लाइंग इन बिटवीन दिस ओपन इंटरवल और नॉट। तो यहाँ √3 की जो वैल्यू होती है 1.732 समथिंग होती है, तो 2 डिवाइडेड बाई a number less than 2, so 2/√3 will be a number greater than 1, so this will be lying in this interval, क्योंकि ये 2/√3 is not lying in between -1 to 1, क्योंकि 2/√3 की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो ये -1 से 1 के बीच में नहीं होगी, और -1 से 1 के बीच में नहीं है तो डेफिनेटली ये जो है इस r माइनस इस डोमेन में होगी। तो ये डोमेन में है तो ये डिफाइन है। पहले तो चेक कर लेते हैं कि डिफाइन है, उसके बाद आपका जो आंसर है वो 0 to पाई के बीच में होगा, जहाँ पर π/2 इसमें शामिल नहीं है। अब शुरू करते हैं। तो सेक इनवर्स 2/√3 को हम थीटा लेंगे, सेक थीटा की वैल्यू 2/√3 हो जाएगी। फिर हम ये ट्राइंगल इसकी ज़रूरत पड़ी तो हम कंसिडर करेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पॉजिटिव है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो हम पहले कोस थीटा, इसको कोस थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, क्योंकि कोस थीटा से हम ज़्यादा फेमिलियर हैं। तो कोस थीटा इक्वल टू 3/2, तो यहाँ से कंफर्म है थीटा की वैल्यू π/6 आ रही है, और थीटा ही आपका आंसर है। तो सेक इनवर्स 2/√3 विल बी इक्वल टू π/6। इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। कोट इनवर्स √3, तो हम ये इसका डोमेन और रेंज हमें देखनी पड़ेगी सबसे पहले, और ये डिफाइन भी है, और यहाँ जो रेंज है इसका जो आंसर आ रहा है, ये आंसर 0 to पाई के बीच में कन्फाइन है, यानी या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट। लेकिन चूंकि यहाँ √3 पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका आंसर नहीं होगा, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही इसका आंसर होगा। तो कोट इनवर्स √3 इज इक्वल टू थीटा ले लेते हैं, तो कोट थीटा इक्वल टू √3, और चूंकि आंसर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कन्फाइंड है तो हमें इस फिगर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी अल्फ़ा कॉन्सेप्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इंटरमीडिएट इक्वेशन फॉर अल्फ़ा लिखेंगे नहीं, उसके बिना डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कोट थीटा इज इक्वल टू √3, तो कोट थीटा कहाँ होता है √3, थीटा इक्वल टू π/6 पर, सो थीटा इक्वल टू π/6, और थीटा जैसी वैल्यू पुट करते हैं तो कोट इनवर्स √3 विल बी इक्वल टू π/6। आगे बढ़ते हैं। कोस इनवर्स -1/√2 डोमेन और रेंज, तो ये -1/√2 इज लाइंग इन दिस इंटरवल -1 to 1 डेफिनेटली, सो दिस वैल्यू इज डिफाइन, और आंसर जो है 0 to पाई के बीच में कन्फाइंड रहेगा। और इसको सबसे पहले थीटा ले लेते हैं, कोस थीटा इज इक्वल टू -1/√2, और चूँकि ये नेगेटिव है तो हमें इंटरमीडिएट अल्फ़ा कॉन्सेप्ट काम में लेना पड़ेगा। तो फॉर एक्यूट एंगल अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा विल बी इक्वल टू 1/√2, पॉजिटिव कंसिडर कर लिया, केवल कोस अल्फ़ा इक्वल टू 1/√2। इससे पहले अल्फ़ा कैलकुलेट करते हैं, तो अल्फ़ा डेफिनेटली विल बी इक्वल टू π/4, क्योंकि कोस π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। अब ये अल्फ़ा जो आ रहा है इसके बेसिस पर हम थीटा लिखेंगे, और थीटा इज लाइंग आइदर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, सिंस हियर रेंज इज फ्रॉम 0 to पाई। तो हमें ये चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर हो नहीं सकता, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो पाई माइनस अल्फ़ा आपका आंसर है। तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू π/4 हम रख देते हैं, तो थीटा कम्स आउट टू बी 3 π/4, और थीटा आंसर है, इसलिए कोस इनवर्स -1/√2 विल बी इक्वल टू 3 π/4। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। कोशेक इनवर्स -√2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो वही डोमेन और कोडोमेन। तो -√2, ये √2 की वैल्यू होती है 1.414, सो दिस वैल्यू -1.414 विल बी outside the range -1 to 1, so -√2 is lying in this domain। तो ये डिफाइन हो गया, कोसेक इनवर्स -√2 इज डिफाइंड, तो आंसर जो है -π/2 से π/2 के बीच में होगा एक्सेप्ट 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको थीटा लेंगे, कोसेक थीटा की वैल्यू -√2, और चूंकि यहाँ नेगेटिव आ रहा है तो हमें अल्फ़ा कॉन्सेप्ट भी काम में लेना पड़ेगा। तो कोसेक थीटा इक्वल टू -√2 को हम सॉल्व, अगर समझने में दिक्कत आती है तो उसको साइन थीटा इक्वल टू -1/√2 लिख लेते हैं, और ये हमारा कॉन्सेप्ट है अल्फ़ा कॉन्सेप्ट, जिसमें हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे फॉर एक्यूट एंगल अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/√2, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है π/4, और चूँकि आंसर जो है -π/2 से π/2 यानी कि फोर्थ या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो नहीं सकता कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है कोसेक थीटा, और यहाँ नेगेटिव होना चाहिए, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे आंसर है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू -अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की वैल्यू π/4, तो थीटा विल बी इक्वल टू -अल्फ़ा, यानी कि थीटा विल बी इक्वल टू -π/4। सो कोसेक इनवर्स -√2 विल बी इक्वल टू -π/4। इस तरह से किसी भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की प्रिंसिपल वैल्यू हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।